Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will read about cardiac disease in pregnancy. बड़ी जो है इम्पोर्टेंट डिजीज़ है रिगार्डिंग प्रेगनेंसी और रिगार्डिंग एग्ज़ाम, और हमेशा एग्ज़ाम में CPSP के कार्डियक डिजीज़ से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं IMM में, MCPS में, FCPS में। जितनी भी मैंने आपकी रिकॉल्स बुक कंपाइल की हैं IMM की, MCPS की, FCPS की, तो हर पेपर में मैं देखती हूँ कि 4-5 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और 99% अबाउट लेबर मैनेजमेंट, अबाउट मोड ऑफ डिलीवरी, अबाउट चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया, अबाउट फीटल मॉनिटरिंग और अबाउट एंटीकोएगुलेशन ही होते हैं। ठीक है, तो वी विल बी फोकस्ड ऑन दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग दिस लेक्चर। ये गाइडलाइन शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि हम कुछ क्लासिफिकेशन याद कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की क्लासिफिकेशन, इसकी 4 क्लासिफिकेशन है, और इसके पैरेलली आप WHO की मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन भी याद कर लें कार्डियक डिजीज, उसकी भी 4 ही क्लासिफिकेशन है, तो इट विल बी इजी फॉर यू। थोड़ा सा फर्क है सिर्फ, और वो ये है कि न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन ने मैटरनल मोर्टेलिटी को ऐड नहीं किया हुआ, करके जो WHO की क्लासिफिकेशन है उन्होंने उनकी जो क्लासेस है वो एट मैटरनल मोर्टेलिटी है, कि जिसमें कितना % रिस्क है। न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की क्लासिफिकेशन में उन्होंने बताया कि विद एक्टिविटी पेशेंट कितना कॉम्प्रोमाइज होगा। ठीक है, बस छोटा सा एक डिफरेंस है, अदरवाइज इट इज सेम। अच्छा, जो न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए लोग सोचते हैं या हार्ट डिजीज के लिए सोचते हैं, लेकिन ये फटीगनेस पैल्पिटेशन के लिए भी यही क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसको भी आप रजिस्टर करें। मतलब एनीमिया में अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो उसको क्वांटिफिकेशन करना है, तो वो भी आपने नेहा के थ्रू ही करना है। ठीक है, अच्छा, अगर हम कहेंगे नेहा क्लास 1 क्या है, तो उसमें इसका मतलब ये है कि नो सिम्टम्स एंड नो लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर मैं ये कहूँ कि WHO की जो स्कोरिंग है या क्लास है वो 1 क्या है, तो वो ये है कि नो डिटेक्टेबल इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है, मतलब बिल्कुल लाइक नॉर्मल पेशेंट। तो जो नेहा की 1 क्लास है या WHO मॉडिफाइड WHO की जो क्लास है वो 1 में कोई सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है। जो क्लास 2 है उसमें माइल्ड सिम्टम्स हैं एंड स्लाइट लिमिटेशन है ड्यूरिंग ऑर्डिनरी एक्टिविटी, लेकिन पेशेंट जो है वो फिजिकल एक्टिविटी पे, सॉरी रेस्ट पे जो है वो कंफर्टेबल है, लेकिन ऑर्डिनरी हाउस होल्ड एक्टिविटी पे जो है वो सिम्टोमेटिक हो जाएगा। क्लास 3 में जो है पेशेंट अगेन रेस्ट पे कंफर्टेबल है नेहा की, लेकिन लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी सिम्टोमेटिक हो रहा है, मतलब एंजाइना हो रहा है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। जो क्लास 4 है उसमें सिवियर लिमिटेशन है, पेशेंट रेस्ट पे भी कंफर्टेबल नहीं है। तो क्लास 2 और 3 में नेहा की फ़र्क पता है क्या है, दोनों रेस्ट पे कंफर्टेबल हैं, लेकिन 2 जो है वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी पे जो है जाके सिम्टोमेटिक होगी, और 3 जो है वो लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी या जो लेस देन जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होती हैं उस पे कंप्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है, थ्रेशोल्ड मतलब कम हो जाएगा। और सेम WHO की जो मॉडिफाइड क्लास है फॉर हार्ट डिजीज, उसमें 1 में कोई रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है मैटरनल मोर्टेलिटी का, 2 में जो है स्मॉल इंक्रीज रिस्क ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी है, 3 में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज रिस्क ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी है, और 4 में जो है वो एक्सट्रीमली हाई रिस्क है पेशेंट फॉर मैटरनल मोर्टेलिटी, और उसको बिल्कुल जो है प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, इन स्कोर पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसका एम्फसाइज किया है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी कौन कौन सी है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन, शंट लीजन्स जैसे आइजनमेंगर, कॉम्प्लेक्स साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज जो कि रिपेयर्ड नहीं होगी। ठीक है, रिपेयर्ड हो गई हैं तो वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। एओर्टिक कोएक्टेशन कॉम्प्लिकेटेड बाय एओर्टिक डायसेक्शन, पुअर वेंट्रिकुलर फंक्शन और मार्फन सिंड्रोम विद मार्क्ड एओर्टिक डायलेटेशन, इनको तो रट लेना, इनमें कंट्राइंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी की मैटरनल मोर्टेलिटी में बहुत ज़्यादा है। इन सब में अगर पूछे सबसे मैक्सिमम मैटरनल मोर्टेलिटी किसमें है, तो आइजनमेंगर में। ठीक है, अच्छा, ये भी एक MCQ है, चलिए आगे चलते हैं। ये WHO की मैटरनल जो भी मैंने आपको बताई है कार्डियोवास्कुलर रिस्क जो था, स्कोर्स जो थे उनको देख लें आप, उनका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अच्छा, अब हम आते हैं नाइस गाइडलाइन 121 पे, हार्ट डिजीज पे जो जो ये कह रहे हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने या तो डिफरेंट कलर दिया है या उनको जो है बोल्ड कर दिया। इट विल बी इजी फॉर यू कि आपको पता चल जाएगा या तो ये इम्पोर्टेंट बहुत है या फिर इसमें MCQ आया हुआ है। ठीक है, हार्ट डिजीज की क्वांटिफिकेशन करें नेहा पे या WHO पे,
और फिर उस पर देखें कि पेशेंट लो रिस्क है या हाई रिस्क है। और अगर पेशेंट अच्छा, अगर पेशेंट की हमने रिस्क असेसमेंट की है और पेशेंट जो है वो लो रिस्क आता है, तो फिर आपने जैसे रूटीन इंट्रापार्टम केयर होती है ना वैसे ही करनी है, ठीक है। और अगर आपने क्वांटिफिकेशन की और पेशेंट जो है वो हाई रिस्क निकल आया, तो फिर आपने उसकी जो है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्वमेंट करनी है, उसको जो है 1-to-1 केयर देनी है, कम्प्रिहेंसिव क्लिनिकल असेसमेंट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब एक और सिचुएशन है कि अगर पेशेंट मैकेनिकल हार्ट वेल्व पे है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है। यूजली जो मैकेनिकल हार्ट वेल्व पे होते हैं ना पेशेंट, वो जो है एंटीकोगुलेशन ले रहे होते हैं, वारफरिन पे ही होते हैं, लेकिन वारफरिन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो उनको हमने क्या करना है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन पे डाल देना है। अगर पेशेंट मैकेनिकल हार्ट वेल्व पे का पेशेंट है और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उसको कोई चॉइस नहीं है कि हम उसको चेंज कर सके वारफरिन से लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन पे, या कोई सेफ अल्टरनेटिव नहीं है, तो फिर प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उसमें। ठीक हो गया। अच्छा, अगर पेशेंट मैकेनिकल हार्ट वेल्व के साथ आए, वारफरिन ले रही है, तो जैसे ही आए तो स्टॉप कर दें, ठीक है। लेकिन अगर ड्यू टू सम रीजन अगर थर्ड ट्राइमेस्टर तक वारफरिन ले रही है, या रिकरेंट उसमें कोई एम्बोलिक इवेंट्स हुए हैं, किसी सिचुएशन में ना वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकती है, ना वो लो मॉलिक्यूलर हेपरिन उसको दे सकते हैं, तो फिर आपने 36 पे तो वारफरिन को स्टॉप करना ही करना। अगर पेशेंट कोई ऐसी है जिसका प्लान बर्थ जो है, लेट्स सपोज 34 पे प्लान है, ड्यू टू एनी रीजन, मीन्स प्रीटर्म हो गया, प्रॉम हो गया, तो फिर आपने 2 वीक्स बिफोर प्लान बर्थ वारफरिन स्टॉप कर देनी है, ठीक है। और स्टॉप वारफरिन आफ्टर 24 आवर्स बैक, और फिर जो है आप इसको रिप्लेस कर दें लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन से, ठीक है। और इसकी क्वांटिफिकेशन आपने फिर मोस्ट रिसेंट वेट पे करनी है, ठीक हो गया। और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के लिए जो मैकेनिकल हार्ट वेल्व के पेशेंट होते हैं, उसमें हम हाई स्टैंडर्ड डोज दे रहे होते हैं, या तो वो बेडी में आएगी या फिर वो जो पर केजी 1 यूनिट पर केजी डोज में आएगी। तो चूंकि ये हाई डोज है, तो फिर आपने एंटीटेनिल लेवल से मॉनिटर करना है। यूजुअली हम एंटीटेनिल लेवल से लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन को मॉनिटर नहीं करते, क्योंकि अगर पेशेंट नॉर्मल डोज ले रहा है, लेकिन अगर वो ज़्यादा डोज लेगा, थेरेपेटिक डोज लेगा, या हाई स्टैंडर्ड डोज लेगा, या वेट बहुत ज़्यादा है, या रीनल फंक्शन टेस्ट खराब है, तो फिर एंटीटेनिल लेवल्स करने होते हैं। तो इसलिए आपने जो पेशेंट मैकेनिकल हार्ट वेल्व के साथ है, तो उसमें भी आपने एंटीटेनिल लेवल्स करने हैं आफ्टर 3 to 4 आवर, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि जो है वो सही तरीके से उसकी एंटीकोगुलेशन हो रही है, नहीं कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ठीक है। लो या ओवर एंटीकोगुलेशन के लिए हम एंटीटेनिल लेवल्स करवा के उसको मॉनिटर कर सकते हैं। इसका जो टारगेट्स लेवल्स अगर अचीव हो जाए, तो फिर आपने वीकली करना है। अगेन इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर पेशेंट का प्लान सेक्शन है, तो फिर आपने थेरापीटिक लो मॉलिक्यूलर हेपरिन को 24 आवर बिफोर सेक्शन बंद करना है, ठीक है। और अगर प्रोफाइलेक्टिक ले रही है, तो फिर 12 आवर बिफोर बंद करना है। और अगर अनफ्रैक्शनेटेड ले रही है, तो बिफोर 6 आवर बंद करना है, ठीक है। तो ये इजी हो गया, 12, 12, 24 आवर, 12 आवर और 6 आवर। तो ये ग्रेजुअली हाफ करते रहें। थेरापेटिक के लिए 24 आवर है, और प्रोफाइलेक्टिक के लिए 12 आवर है, और अनफ्रैक्शनेटेड के लिए जो है ना वो 6 आवर हो गया, ठीक हो गया। तो ये बात हो रही थी हमारी मैकेनिकल हार्ट वेल्व्स के लिए। इंडक्शन करनी है इनकी, जो भी पेशेंट सीरियस होते हैं, कार्डियक डिजीज से होते हैं, तो उनमें कोई आपने स्पॉन्टेनियस इवेंट नहीं करना, या तो इंड्यूस करें या सेक्शन करें, मतलब प्लान्ड बर्थ करनी है। इट इज ये अगेन एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर पेशेंट एस्टैब्लिश लेबर में आए और मैकेनिकल हार्ट वाल्व का पेशेंट और वारफरिन भी ले रहा है, ठीक है, मतलब कभी तो आया नहीं बुकिंग पे, लेकिन अब आ गया, तो उसको मैनेज तो करना है ना, तो फिर आपने उसका आईएनआर करवाना है, हेमाटोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना है, और आपने एंटीकोगुलेशन को रिवर्स करना है, ठीक है। अगर आईएनआर परमिशन दे, अगर बहुत ज़्यादा आईएनआर हो गया, मोर देन 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 हो रहा है, पेशेंट ज़्यादा रिस्क है, फिर तो पीपीएच के रिस्क पे है, तो फिर आपने उसको कंसिडर करना है रिवर्सल ऑफ एंटीकोएगुलेशन।
फिर ये हाई रिस्क इसको लेबल कर देंगे फ़ौरन। वैसे मैकेनिकल हार्ट वेल की जो कंडीशन है वो एक हाई रिस्क सिचुएशन है। पोस्टमार्टम रिव्यू 34 आवर के बाद कर लें, ठीक है। और जो मैकेनिकल हार्ट वेल वाले पेशेंट होते हैं उनमें वार्फरिन आपने 7th डे ऑफ बर्थ पे स्टार्ट करनी है। अगेन एमसीक्यू है, ठीक है। बाकी जो है मोड ऑफ बर्थ है वुमेन विद हार्ट डिजीज जो है वो तीनों स्टेजेस लेबर की बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में कवर करना। इसके बाद हाँ अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैकेनिकल हार्ट वेल के साथ पेशेंट आ जाएगा तो आपने क्या करना है, प्लान्ड बर्थ। ये एमसीक्यू है। प्लान्ड बर्थ से मुराद ये कि इंडक्शन भी तो प्लान्ड ही है ना, और सेक्शन भी प्लान्ड है। मतलब इमरजेंसी सेक्शन ना हो स्पॉन्टेन या एसपीडी के साथ 2 बजे रात के ना आए, ये काम नहीं करना है, बट आपने प्लान्ड बर्थ करनी है, ठीक है। और सेक्शन कब कब करना है, ये अगेन एमसीक्यू पहले बात हो चुकी है। अगर पेशेंट में कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा है और 4.5 है, इट्स नॉट मोर देन 4, इट इज 4.5, इस पे आपने उसका इलेक्टिव सेक्शन करना है, ठीक है। मोर देन 4 वो सीरियस हो जाती है, बट व्हेन शी विल टच 4.5 सेंटीमीटर देन इक्वल टू और मोर देन 4.5 सेंटीमीटर अगर रूट हो जाए ना तो फिर आपने इलेक्टिव सेक्शन करना है। पल्मोनरी अगर आर्टिकल हाइपरटेंशन है इलेक्टिव सेक्शन करना है। अगर नेहा क्लास 3 और 4 है इलेक्टिव सेक्शन करना है, ठीक है। ये इनको तीनों बातों को पल्लू से बांध लें। अगर पेशेंट आए डायग्नोज के साथ पल्मोनरी हाइपरटेंशन, मोड ऑफ डिलीवरी इलेक्टिव सेक्शन, रूट मोर देन 4.5 इक्वल टू मोर 4.5 सेंटीमीटर सेक्शन। नेहा 3 और 4 में आ रही है सेक्शन, वो ये नहीं कहेंगे कि नेहा 3 है, आपको क्वांटिफाई भी खुद करना पड़ेगा। लाइक पेशेंट जो है सिम्टोमेटिक है, ठीक है, लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटीज पे, इसका मतलब क्या है, नेहा 3 है, ठीक है, इलेक्टिव सेक्शन। एक पेशेंट रिफ्यूज है सेक्शन तो फिर आप उसको बता दें कि हमने असिस्टेड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर करनी है, ठीक है। अच्छा, फिर उसका इंडिविजुअलाइज केयर प्लान होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए, वो तो अंडरस्टूड है। लोड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है हार्ट डिजीज में, क्योंकि ये पेशेंट जो है वो काफ़ी जो है सीरियस होते हैं। और हार्ट फेलियर मैक्सिमम कब होता है, वो 3rd स्टेज में होता है। 80% कार्डिक आउटपुट 3rd स्टेज में ज़्यादा हो जाता है। लेबर में 50% होता है, और थ्रू आउट एंटीनेटल जो है वो 20-30% तक होता है। तो एग्जाम में ये पूछते हैं कि मैक्सिमम कार्डिक फेलियर कब होगा, 3rd स्टेज ऑफ लेबर में। अगर वो लेबर की स्टेज को क्वांटिफाई नहीं करते ना, फिर आप बताओगे कि ड्यूरिंग लेबर, ठीक है। अच्छा, और जिनमें क्रिटिकल है बैलेंस मेंटेन करना, वो कौन कौन सी कंडीशन है, वो है जिसमें लेफ्ट साइडेड कोई लीजन है माइट्रल एओर्टिक वेल्व का, या हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की पेशेंट है, ठीक है, ये कार्डियोमायोपैथी है, या पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, फॉन्टान जो है कोई उसकी जो है सर्कुलेशन है, या नेहा स्टेज 3 और 4, ये जो है क्रिटिकल है। बाकी कंसिडर हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के क्या पेशेंट के वाइटल्स होने चाहिए, क्योंकि आपने खुद डायग्नोज करना है कि पेशेंट हार्ट फेलियर में है, और डायग्नोज करके आपने खुद ही उसकी ट्रीटमेंट भी बतानी होती है। आपको स्नैरियो मिल जाता है, उसके बाद वो पूछते हैं कि ट्रीट कैसे करना है। तो स्नैरियो पे पहले तो अपने डायग्नोसिस बनाना है, फिर ट्रीटमेंट देखते हैं। अगर पेशेंट कार्डिक पेशेंट है, हार्ट रेट मोर देन 110 बीट्स पर मिनट है, या रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 20 ब्रेथ्स पर मिनट है, हाइपोटेंशन में है, सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है, ठीक है, और जेबीपी ज़्यादा है, मरमर्स आ रहे हैं, डिक्रीज एयर एंट्री है, बेजल क्रैकल्स या वीजिंग है, तो ये सब चीज़ें बता रही हैं कि पेशेंट जो है वो कार्डिक फेलियर में, ठीक है। कार्डिक फेलियर की ट्रीटमेंट हम आगे जाके करेंगे, ओके। तो फिर आपने अगर क्लिनिकल सस्पिशन हो जाए आपके हार्ट फेलियर की, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन भिजवानी है, ईवीजीज करनी है, ईसीजी करनी है, चेस्ट एक्सरे करनी है, लैब्स लेनी है, बायोकेमिस्ट्री करवानी है, ठीक है। अगर आप क्लिनिकल सस्पिशन है बट यू कैन नॉट रूल्ड आउट इट दिस बाय इन्वेस्टिगेशन, तो फिर आपने क्लिनिकल बेस पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देनी है, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट को बुला लेना है और एकोकार्डियोग्राफी करवा लेनी है, ठीक है। और अगर पेशेंट कार्डियोमायोपैथी के साथ है, चाहे वो पेरिकार्डियम कार्डियोमायोपैथी है या फिर ऑलरेडी कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज है या बचपन से कोई कार्डियोमायोपैथी है, तो उसमें आपने अर्ली बर्थ करनी है इन केस ऑफ हार्ट फेलियर। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। हार्ट फेलियर में पेशेंट है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, अर्ली बर्थ, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी फिर आपने उसको ऑप्टिमाइज करना है ट्रीटमेंट को, और कार्डियोलॉजिस्ट तक मिलकर ट्रीट करना है, ठीक है। एनेस्थीसिया एंड एनेस्थीसिया फॉर वुमेन विद हार्ट डिजीज क्या होना चाहिए, यूजुअली जो है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है ना वो सारी डिजीज के लिए सेम है, मतलब सेफ है। वैसे तो प्रेगनेंसी
कार्डियक डिजीज के लिए जो है एक सीरियस कंडीशन है, एनेस्थीसिया भी है, लेकिन अगर हम क्वांटिफाई कंपेयर करें ना कि कौन सा कम बुरा है, तो जनरल एनेस्थीसिया की निस्बत जो है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है वो कम बुरा है फॉर कार्डियक पेशेंट। ठीक है, WHO स्कोर 3 और क्लास 3 और 4 में पेशेंट आ रहा है, मतलब सिग्निफिकेंटली उसको मैटरनल मोर्टेलिटी का रिस्क है या सवेयर है, तो उसमें आपने रीजनल एनेस्थीसिया देना है। इससे मुराद ये कि अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन नहीं है पेशेंट को तो रीजनल एनेस्थीसिया देना है, एपिड्यूरल देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, पहले हम इसमें जीए दे रहे थे, 2019 के बाद अब चेंज हो गया, इसमें एपिड्यूरल ही देना है। पहले एपिड्यूरल एनेस्थीसिया पे कंट्रोवर्सीज थी, इवन ऑक्सफोर्ड में भी लिखा हुआ है, एविडेंस बेस में भी लिखा हुआ है, लेकिन नाइस ने बोल दिया है कि रीजनल कंसिडर करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद ड्यूरिंग लेबर सीवीपी और एडवांस मॉनिटरिंग करनी है और लो डोज रीजनल एनेस्थीसिया देना है। ठीक है, अच्छा फिर कुछ चीज़ें हैं जो कि वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वाली गाइडलाइन से दोबारा आ रही हैं कि पेशेंट अगर प्रोफाइलेक्टिक डोज ले रहा है लो मॉलिक्यूलर बेटा हेपरिन की, तो 12 आवर जो है होनी चाहिए एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देने के लिए या रीजनल एनेस्थीसिया देने के लिए, और अगर थेरेपेटिक है तो 24 आवर। ठीक है, और इसके अलावा आफ्टर साइटिंग एपिड्यूरल आर रिमूविंग कैथेटर वेट टू 4 आवर्स बिफोर गिविंग फर्दर डोज ऑफ लो मॉलिक्यूलर हेपरिन और नो थेरेपेटिक डोज ऑफ लो मॉलिक्यूलर हेपरिन इफ एपिड्यूरल इज इन प्लेस। ठीक हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं थोड़ी सी देख लेंगे बाद में। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पेशेंट की क्लास WHO 1 और 2 है, 1 है तो क्या करना है, लो रिस्क है, 2 है तो आपने थर्ड स्टेज की एक्टिव मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, और अगर मॉडिफाइड WHO क्लास 3 और 4 में आ रहा है तो फिर आपने एक सेट पैटर्न है जो कि आपने फॉलो करना है, वो मैंने टेबल में बना दिया है, इसको देख लें। ठीक है, कंडीशन क्या है, आर्टोपैथी मतलब रूट जो है डायलिटेशन जो है पेशेंट की मोर देन 4 सेंटीमीटर है या 40 mm ओके। ठीक है, और आपने इसको मैनेज करना है। फर्स्ट लाइन इस पेशेंट में जो है वो ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, सेकंड लाइन माइसोप्रोस्टोल है और थर्ड लाइन एर्गोमेट्रिन है। सॉरी, थर्ड लाइन एर्गोमेट्रिन नहीं, तो मैंने देनी नहीं है ना, ये कोरोनरी आर्टरीज का स्पैस्म करा देती है। तो फर्स्ट लाइन सिंटो है, सिंटो इन्फ्यूजन में देनी है। हर किस्म की कार्डियक डिजीज में आपने सिंटोसिन जो है वो डायरेक्ट आईवी बोलस में नहीं देना, हमेशा इन्फ्यूजन में देना है। ठीक है, ये कंडीशन है, इनको देख लें। ये एमसीक्यू आ जाता है आपको या तो सिंटोबोलस में लिखी होती है या इन्फ्यूजन में लिखी होती है या अर्गट भी लिखी होती है या फिर माइसोप्रोस्टोल में लिखी होती है, तो आपने स्लो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन चूज करना है। ठीक है, टेबल यही बता रहा है। इसके अलावा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस प्रोफिलैक्सिस पे एमसीक्यूज आ जाते हैं, कब देना कब नहीं देना। अगर पेशेंट में कोई प्रोस्थेटिक कार्डिक वेल्व है, प्रीवियस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो चुका है, ट्रांसप्लांट हुआ है पेशेंट को, वेल्वुलोपैथी हुई है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज है जो कि रिपेयर नहीं हुई, जैसे टेटोलॉजी ऑफ पैलेट है लेकिन रिपेयर नहीं हुई थी। ठीक है, या अगर रिपेयर हुई है तो सही से नहीं हुई, ठीक है, वेल्व लीक हो गया। ठीक है, तो इन सब में आपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस प्रोफिलैक्सिस देना है, ये एमसीक्यू आता है। इसके अलावा जर्नल मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए लेबर में, अव्वल तो हमने प्लान बर्थ करनी है, लेकिन अगर आ भी जाए स्पॉन्टेनियस लेबर में तो फिर आपने लेफ्ट लेटरल रखना है उसको। ठीक है, पेन रिलीव करना है। ठीक है, और ऑक्सीजन देनी है। अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस प्रोफिलैक्सिस जरूरी है तो वो करना है, बच्चे की मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है, और बीपीएच को देखना है, फर्स्ट स्टेज को अगर देखना है। अच्छा, इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक फेलियर प्रेगनेंसी में क्या है, अगर आपको सिनेरियो मिल जाए कि कार्डियक फेलियर में पेशेंट जा रहा है, हार्ट रेट ज़्यादा है, बीपी कम है, एडीमा है, जेबीपी रेज है। ठीक है, और तो फिर आपने क्या करना है, प्रॉप अप करना है, ऑक्सीजन देनी है उसको, ईसीजी से मॉनिटर करना है, डायूरेटिक्स में फिरोजिमाइड देना है, लूप डायूरेटिक्स भी कहते हैं, समटाइम लूप डायूरेटिक्स कह देंगे, फिरोजिमाइड का नाम नहीं होगा तो वो पता होगा कि लूप इज सेम लाइक फिरोजिमाइड। मैकेनिकल वेंटिलेशन डाइडोक्सिन देनी है, ये हार्ट फेलियर के पेशेंट को देनी है इवन इनसाइड प्रेगनेंसी। ठीक है, डिसरिथमियास के लिए आपने जो है उनको कोडिनेटिन भी दे सकते हैं, बेटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन भी कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम में अभी पिछले दिनों आया था कि LMNOP क्या है, हार्ट फेलियर से क्या मुराद है। ठीक है, वो भी ये स्टेप्स वाइज इसका निमोनिक बना के हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट की हुई थी। ड्यूरिंग लेबर फर्स्ट स्टेज में क्या करना है आपने, ये इसका प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, ये बड़ा डीप है खैर,
आप ओवरऑल लिवर मैनेजमेंट कर लें, स्पेसिफिकली सेकंड स्टेज को देख लें, वही सारी बातें लिखी हुई हैं। सेकंड स्टेज को शॉर्ट करना है, फोर्सेप लगाने हैं, WHO क्लास 2 से ऑनवर्ड, ठीक है। अर्गोमेट्री नहीं देनी, अगर देनी भी है तो फेंटोसिनोल पेन में देनी है। थर्ड स्टेज में देख लें, कन्वेंशन मैनेजमेंट टू बी फॉलोड। इफ इट इज प्रेफरल टू एडमिनिस्टर सेंटो, आपने ड्रिप में देनी है, पॉलिसिस नहीं लगानी, ठीक है। Slight blood loss is beneficial and if is an excess symptom period may be continued और episiotomy wound repaired early, ठीक है। और बाकी पेन के लिए मॉर्फिन देनी है। ये हार्ट फेलियर वाली पेशेंट की बात हो रही है, हार्ट कार्डिक पेशेंट की बात नहीं हो रही। बाकी पीपेज का प्रोटोकॉल के अवॉइड करें सिंटोबोलस में, ठीक है। और इसके अलावा अर्गो एल्गर्ट मेथर्जिन इनको अवॉइड करें। माइजोप्रेस्टोल सेकंड लाइन है तो आप दे सकते हैं रेक्टल पर रेक्टल। ये परपुडिन की मैनेजमेंट है हार्ट फेलियर की, ओके। बाकी जो है आप लोगों ने करने का काम ये है कि चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन कार्डियक डिजीज क्या होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि ओसीपीज नहीं देते, इस्केमिक हार्ट डिजीज जो है इसमें नहीं देते। अभी कुछ एक एमसीक्यू भी है, उसमें लास्ट एमसीक्यू से एग्जाम में आया था कि पेशेंट है कार्डिक इस्केमिक हार्ट डिजीज है और उसको फोकल माइग्रेन है, तो कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशन के लिए, तो वो इस्केमिक हार्ट डिजीज है, क्योंकि फोकल माइग्रेन विद ऑरा जो है वो जो है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, सिर्फ फोकल माइग्रेन नहीं होती, ठीक है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक सेक्शन कब कब करना है, हमने कर लिया, ये आता है ऐसे ही पूछते हैं। कब एनेस्थीसिया देना है, एपिड्यूरल सेट है, इस पर कमेंट हो चुका है, ठीक है। जीए कब देना है, हाँ इस पर कमेंट नहीं हुआ। जीए तब देते हैं जब पेशेंट जो है फिक्स्ड कार्डिक आउटपुट के साथ हो, मतलब माइट्रल स्टेनोसिस है, एओर्टिक स्टेनोसिस है और सवेयर है, रिपेयर नहीं हुआ, ठीक है, लेस देन 1 सेंटीमीटर है वेल्व एरिया, तब आप जीए देंगे। और इसके अलावा जो है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, HOCM है, उसमें भी आप जीए देंगे, कि वो भी फिक्स्ड कार्डिक आउटपुट होता है। तो ये दो कंडीशन है जिसमें हमें जीए देना है, वरना सब में आपने एपिड्यूरल देना, ठीक है। और एंटीकोएगुलेशन लेबर कैसे करनी है, हमने कब कब बंद करनी है, वो हमने बात कर ली है। और अगर वारफरिन पे है पेशेंट तो 36 पे बंद कर देना है, या प्लान्ड बर्थ से 2 हफ्ते पहले बंद कर देना है, ठीक है। और अगर जो है आपने वारफरिन बंद कर दी है तो फिर उसके 24 घंटे के बाद हेपरिन चलानी है, दोनों साथ साथ नहीं चलानी, ठीक है। अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अगर पेशेंट हेपरिन पे है तो फिर आपने वारफरिन पे कब स्विच ओवर करना है, तब वो आपने अकॉर्डिंग टू INR करना है, ठीक है। मतलब थर्ड डे पे जाके INR अगर मेंटेन हो रहा है तो फिर तो आपने लो मॉलिक्यूलर हेपरिन बंद कर दी है। इस पे हमारी डिटेल में बात हो चुकी है। इसके अलावा OCPs नहीं देने होते, ठीक है। और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं, अगर आपने देना है लीवोनॉर्जेस्ट्रिल या ECP तो फिर डोज डबल करनी है अगर पेशेंट जो है कोई एंजाइम इंड्यूसर ले रहा है। और ये भी ध्यान में रखना है कि वारफरिन भी एंजाइम इंड्यूसर है, इसका कंट्रोल भी अपसेट हो सकता है, तो इस किस्म के सिनेरियोस आ सकते हैं। इसके अलावा MI के साथ पेशेंट है या कार्डियोमायोपैथी के साथ पेशेंट है तो मोर्टेलिटी जो है वो 20% इमीडिएट होती है, लेकिन हाईएस्ट परफ्यूरियम में होती है। मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ या MI हुआ पेशेंट को तो मोर्टेलिटी कब ज़्यादा है, MCQ है, एंटीनेटल या परफ्यूरियम में, तो परफ्यूरियम में, ठीक है। इसके अलावा इसके लिए आपने क्या करना है, सीरियल ECGs करनी होती है, ये भी MCQ है। और अगर ट्रीटमेंट करनी है तो फिर PCI करनी है, मतलब परकुटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन प्रेग्नेंट पेशेंट, ठीक है। और डिलीवरी कैसे करनी है, MI के पेशेंट में सेकंड स्टेज को शॉर्ट करना है, ठीक है। अगर पेशेंट को MI हुआ है और अब 3 महीने गुजरे हैं तो फिर वो आ जाए तो कब उसको प्रेगनेंसी अलाउ करनी है, तो एटलीस्ट 6 महीने पोस्ट MI इफ शी स्टेबल देन प्रेगनेंसी अलाउ करनी है, ये भी MCQ है, ठीक है। अवॉइड प्रेगनेंसी टिल 6 मंथ्स आफ्टर MI। पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी क्या होती है, इसका डेफिनेशन MCQs में आया हुआ है आपके रिकॉर्ड्स में। ये 32 वीक्स और 6 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी कंडीशन है जिसमें हार्ट जो है वो ग्लोबली इनलार्ज हो जाता है। इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे पेशेंट है मल्टीपैरा ट्विन प्रेगनेंसी के साथ, हाइपरटेंसिव है और
थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है वो उसको हार्ट फेलियर हो गया, तो जो है वट शी कैन हैव वो पेरिकार्डियल कार्डियोमायोपैथी की तरफ आपने जाना। ठीक है, उसके लिए फिर आपने ईसीजी करानी है, एकोकार्डियोग्राफी करानी है। एकोकार्डियोग्राफी पे क्या मिलेगा, सारे जो चैम्बर्स हैं वो ग्लोबली डायलेट होंगे। ठीक है, और प्रेजेंटेशन क्या होगी पेशेंट की, ब्रेथलेसनेस, पैल्पिटेशन, एडिमा, पुअर एक्सरसाइज टॉलरेंस एंड एम्बोलिक फेनोमेना के साथ भी आ सकती है, लाइक डीवीटी या पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ। ठीक हो गया। मैनेजमेंट कैसे करनी है पेशेंट की, सपोर्टिव केयर देनी है, एस इनहिबिटर्स देनी है, एंटीकोगुलेशन देनी है। तो एंटीकोगुलेशन पीसीएम की भी इंडिकेशन है। लाइक एमसीक्यू था रिकॉल्स में, जिसमें पेशेंट जो थी वो पीसीएम का सिनेरियो था, और उसमें आपने ट्रीटमेंट क्या देनी है, सारी ट्रीटमेंट अजीबो गरीब थी, एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन उसमें एंटीकोगुलेशन जो थी वो इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, तो कब कब देते हैं हार्ट डिजीज में एंटीकोगुलेशन, अगर पेशेंट में जो है अगर पेशेंट ले रही हो मैकेनिकल हार्ट वेल के साथ हो, ना कि बायोप्रेस्थेटिक। बायोप्रेस्थेटिक में एंटीकोगुलेशन नहीं देते होते, मैकेनिकल हार्ट वेल्व में देते हैं, या पेशेंट एचओसीएम है या पीसीएम या पेरिकार्डियम कार्डियोमायोपैथी है उसमें दे रहे होते हैं। ठीक है, या पेशेंट में कोई एम्बोलिक इवेंट होता है उसमें दे रहे होते हैं, ये एंटीकोगुलेशन की इंडिकेशन है। या पेशेंट में कोई लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है और ब्लड की स्टेसिस है, ठीक है, या फिब्रिलेशन है, ये कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको एंटीकोगुलेशन देनी है। ये सारे इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, होपफुल यू विल बी राइटिंग देम। मॉर्टेलिटी क्या है पेरिकार्डियम कार्डियोमायोपैथी की, 25 से 50% तक। ठीक है, और 50% आइजनमेंगर की है। आइजनमेंगर की एक्चुअली 40 से 50% तक है, तो मैक्सिमम जो है वो आइजनमेंगर की है। उसके बाद पेरिकार्डियम कार्डियोमायोपैथी की, और एमआई की जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ओवरऑल एवरेज 32% तक है। तो आपको बताना चाहिए कि मैक्सिमम कौन सी ऐसी हार्ट डिजीज है जिसमें मोर्टेलिटी होगी, तो वो कौन सी है, आइजनमेंगर है। रिकरेंस कितना होता है पीसीएम का, 50% है। अगर पेशेंट स्टेबल नहीं होती तो प्रेगनेंसी अलाउ नहीं करनी। ठीक है, और अगर प्रेगनेंसी हो भी जाए और आप टर्मिनेशन भी करें तब भी 7% मोर्टेलिटी का रिस्क होता है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज में जो मोस्ट कॉमन है वो वीएसटी है, एमसीक्यू है। मार्फन सिंड्रोम जो है वो भी कंजेनिटल हार्ट डिजीज के साथ आता है। इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, पेरेंट्स को होगा तो बच्चे को होगा। ठीक है, मतलब बच्चों से ही आएगा, 50% रिस्क के होंगे बच्चे। और मैनेजमेंट हम कर चुके हैं कि रूट डायलिटेशन अगर 4.5 है तो सेक्शन करना है, उससे पहले सेकंड स्टेज को शॉर्ट करना है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि 4 से 4.5 तक आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन 4.5 से उनमें आपने सेक्शन करना है। ठीक है, इसके अलावा हाँ प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है अगर रूट मोर देन 4.5 है। ठीक हो गया, और डिलीवरी सेक्शन के थ्रू ही करनी है। इसके अलावा सिर्फ कोऑपरेशन ऑफ एओर्टा में अगर डायसेक्शन हो जाए तब सेक्शन नहीं करना, बल्कि दायरे एन्यूरिज्म्स भी अगर रिपेयर नहीं हुआ है ना तब भी आपने इलेक्टिव सेक्शन करना है। ठीक है, उसमें नॉर्मल ट्रायल ऑफ लेबर नहीं करना। बाकी फैलेट्स ट्रेटोलॉजी अगर रिपेयर हो गई है तो ठीक है, अगर नहीं रिपेयर हुई है तो इस पेशेंट को आपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस प्रोफिलैक्सिस भी देना है। ठीक है, और बच्चे में क्या रिस्क होगा, साइनोसिस की वजह से, आईयूजीआर हाइपोक्सिया की वजह से उसको हो सकता है, और बच्चे में भी जा सकती है ये। रूमेटिक हार्ट डिजीज बच्चे में ट्रेवल नहीं होती। ठीक है, कंडीशंस रिक्वायरिंग सुपरविजन फॉर एक्सरसाइज इनसाइड प्रेगनेंसी, क्योंकि एमसीक्यू आ चुका है इसमें मैंने लिख दी है सारी। बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, कार्डियक डिजीज है, क्रोनिक लंग डिजीज है, ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया है, कोई एपीएच के साथ है, प्रॉम है, लेकिन इसमें आपने पेशेंट को फ्रैंक एक्सरसाइज अलाउ नहीं करनी। ये प्रिडिक्टर्स हैं टोरंटो के फॉर मैटरनल कार्डियक इवेंट। ठीक है, ये याद कर लें। एक है प्रायर कार्डियक इवेंट हो चुका है, जैसे हार्ट फेलियर पहले हो चुका है, तो ये पेशेंट अगेन 37 रिस्क पे है कि इसको दोबारा भी हो सकता है। नेहा स्टेज 3 है, साइनोसिस है। ठीक है, लेफ्ट हार्ट ऑब्स्ट्रक्शन है इंक्लूडिंग माइटल वेल्व एरिया लेस देन 2 सेंटीमीटर या एओर्टिक वेल्व लेस देन 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रिड्यूस सिस्टेमिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन, इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 40%। ये 4 इवेंट्स हैं, इनको ऐसे याद कर लें कि WHO की भी 4 क्लासेस हैं, नेहा की भी 4 क्लासेस हैं, और प्रिडिक्टर्स भी 4 हैं। ठीक है, एक प्रिडिक्टर है तो रिस्क है कार्डियक इवेंट का 37, 2 है तो 75%। इनको टोरंटो रिस्क फैक्टर्स भी कहते हैं। जो न्यूनेटल इवेंट्स है ना, एडवर्स इवेंट्स, दे आर डिफरेंट। उसमें एक तो नेहा ही आ गई मोर देन 2 या इक्वल टू 3 साइनोसिस के साथ,
मैटरनल लेफ्ट वेंट्रिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन सेम कार्डियक इवेंट वाली, लेकिन स्मोकिंग, मल्टीपल जेस्टेशन और एंटीकोएगुलेशन ये 3 एडिशनल पॉइंट्स हैं जो कि न्यूनेटल इवेंट्स, एडवर्स इवेंट्स हैं। ये आपका एमसीक्यू है। बाकी ये इम्पोर्टेंट है कि प्रीटर्म लेबर में अगर आपने टोकोलोसिस करनी है कार्डियक पेशेंट में, तो आपने निफिडिपिन नहीं देनी है, आपने एटोसिबोन देनी है, ठीक है, ना ही साल्बुटामोल देनी है और ना ही रोटावेटन देनी है। और पेस मेकर है पेशेंट को तो फिर आपने टू नॉट यूज यूनिपोलर डायथर्मी। ये सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है। और कहाँ लगा होता है डिफिब्रिलेटर, एब्डोमिनल वाल पे लगा होता है, सी सेक्शन करते हुए आपने ध्यान रखना है और डीएक्टिवेट कर दें इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर्स को, पार्ट सेक्शन। आउटपुट ज्यादा हो रहा है, 80% जो है वो थर्ड स्टेज में ज्यादा हो रहा है, लिखा नहीं हुआ लेकिन टेक्स्ट में लिखा हुआ है टाइम टीचर में। तो अगर आपसे कहीं कार्डियक आउटपुट मैक्सिमम ज्यादा कब होता है या मोर्टेलिटी मैक्सिमम हार्ट पेशेंट में कब ज्यादा होती है, थर्ड स्टेज में होती है। अगर एंटीनेटल और लेबर में कंपेयर करना हो तो फिर लेबर में होती है, ठीक है। और इसके अलावा क्वांटिफिकेशन कैसे करेंगे, हाई रिस्क सिचुएशंस, पेशेंट की पल्मोनरी हाइपरटेंशन, एओर्टिक डायसेक्शन, complicated aortic coarctation, Marfan syndrome with significant aortic fluid involvement और MI, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन, ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन मींस आइजनबर्गर सिंड्रोम साथ में है, तो ये सारी हाई रिस्क है, रेड अलर्ट है इसमें। बाकी जो मॉडरेट रिस्क या एम्बर अलर्ट जिसे कहते हैं उसमें नेहा 3 और 4 है, ठीक है। सवेयर एओर्टिक स्टेनोसिस है और मैकेनिकल हार्ट वाल्व, ये मॉडरेट रिस्क में आ जाते हैं, ठीक है। और जो मिनिमल रिस्क है वो एएसडी, वीएसडी, पीटीए, करेक्टेड टेरोडोलॉजी ऑफ फेलियर, टिश्यू वेल्व प्रोसेसेस। टिश्यू वेल्व इसलिए कि ये एंटीकोगुलेशन पे नहीं होते, मैकेनिकल वेल्व इसलिए कि ये एंटीकोगुलेशन पे होते हैं, एरिथमिया, और ये थोड़े से मिनिमल रिस्क हैं। लेकिन आप लोगों ने इस इन स्टेजेस पे क्वांटिफिकेशन नहीं करनी है, आपने WHO पे करनी है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, वही ना इसने ऐड किया हुआ है, ठीक है। वैसे ऑक्सफोर्ड का टेबल है, लेकिन हाई रिस्क में भी टेबल है ऐसा ही, but you will only follow WHO modified classification or risk assessment. बाकी एंटीकोगुलेशन की बात हो चुकी है। लो मालिक्यूलर हेपरिन प्रेगनेंसी में इसलिए देना है क्योंकि लेस मैटरनल ब्लीडिंग होती है, बच्चे को कुछ नहीं होता क्योंकि प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करता, ठीक है। लेकिन एक नुकसान है कि एम्बोलिक इवेंट्स ज़्यादा होते हैं, वारफरिन में एम्बोलिक इवेंट्स कम होते हैं। अगर पेशेंट में मल्टीपल एम्बोलिक इवेंट्स हो गए या प्रेगनेंसी भी हो गई है तो, और मैकेनिकल हार्ट वेल्व भी है, तो इस पेशेंट को जो है वारफरिन कंटिन्यू की जा सकती है। जरूरी नहीं है फिर आप इसको लो मालिक्यूलर हेपरिन पे लेके आए, ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है जिसमें हम वारफरिन दे देते हैं पेशेंट को, ठीक है। क्योंकि वारफरिन की जो टेरोजेनिसिटी है वो 5 मिलीग्राम से अगर एक्सीड करें तो ज़्यादा होती है, मतलब डोज डिपेंडेंट है। ये भी एमसीक्यू है, कौन कौन सी होती है एम्प्योपैथी के टिश्यू प्रॉब्लम्स आ जाते हैं वो पूछ लेते हैं, ठीक है। वारफरिन क्या होती है, इसमें मिसकैरेज का रिस्क भी ज़्यादा है, एम्ब्रियोपैथी का रिस्क भी ज़्यादा है, न्यूनेटल ब्लीडिंग का रिस्क भी ज़्यादा है और लॉन्ग इसकी हाफ लाइफ है, इसलिए इसको रिवर्स करना मुश्किल है। कैसे रिवर्स करते हैं, एफएफपी से और लो मालिक्यूलर हेपरिन में रिवर्स करते हैं पोटेशियम सल्फेट से, ठीक है। ये एमसीक्यूज हैं। अगर पेशेंट अनफ्रैक्चरेटेड हेपरिन ले रहे हैं तो मॉनिटर कैसे करते हैं, एपीटीटी से, और अगर पेशेंट फ्रैक्शनेटेड ले रहे हैं हेपरिन तो किससे मॉनिटर करते हैं, एंटीडायने फैक्टर से, ठीक है। और वारफरिन को मॉनिटर कैसे करते हैं, आईएनआर से, अगर आईएनआर नहीं लिखा हो तो पीटी से। बाकी एंडोकार्डाइटिस प्रोफाइलैक्सिस हम बात कर चुके हैं, ठीक है। इसमें देना क्या होता है, इसमें आपने एमॉक्सिसिलिन 1 ग्राम आईवी प्लस गेंटामाइसिन 120 मिलीग्राम आईवी एट ऑनसेट ऑफ लेबर आर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और फिर जो है 6 आवर लेटर देनी है एमॉक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम। ये जीबीएस की तरह कंटिन्यूस नहीं देनी होती, 2 डोजेस ही देनी है, एक लेबर पे या अगर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के साथ आई है, मतलब पेरम हो गया लेबर में नहीं है तब भी देनी है, ठीक है। और अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन एलर्जी है तो फिर मैंको देनी है, टिकोप्लेनिन देनी है, ठीक है। जेंटा वही 120 मिलीग्राम आईवी देनी है। ये मिक्स हो जाती है जीबीएस के साथ, तो याद कर लें जीबीएस में पेनिसिलिन 3 ग्राम दे रहे थे ना स्टार्ट, तो इसमें जो है वो मॉक्सिसिलिन है 1 ग्राम, ठीक है। और ये सिर्फ 2 डोज देनी है, वो कंटिन्यूस देना था लेबर पूरा, तो इनको यही याद कर लें कंपेयर करके, तो विल बी इजी फॉर यू बिल्कुल, ठीक है। होमवर्क मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। सो टेक होम मैसेज क्या है, टेक होम मैसेज ये है कि कार्डियक डिजीज में जो भी एमसीक्यूज आएंगे वो एंटीकोगुलेशन पे आएंगे, उनकी मॉनिटरिंग पे आएंगे, कब स्टॉप करना है, कब स्टार्ट करना है, ठीक है।
और सर्टन कंडीशंस हैं, कौन सी हाई रिस्क है, कौन सी नहीं है, किस में रिकरेंस ज़्यादा है, कैसे एनेस्थीसिया देना है और कैसे डिलीवर करना है। ठीक है।